हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर की शुरुआत है और चैप्टर का ये पहला वीडियो है और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वी गोना टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे सिलेबस में जब नीट का पोर्शन होता है तो नीट में जो सिलेबस होता है 11th का वो यूनिट वाइज है। ये 11th के सिलेबस में है और ये यूनिट नंबर 1 में बिलोंग करता है। यूनिट नंबर 1 में जो पहला चैप्टर है उसको हम लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे बात करने वाले हैं इस समय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज सेकेंड चैप्टर के बारे में। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सबसे पहले चीजें आपको समझनी है कि क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस सर, इंसानों को भी अरेंज किया जा सकता है। ऐसे इंसान जिनको कोरोना का वैक्सीन लगा हुआ है और ऐसे इंसान जिनको कोविड का वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऐसे इंसान जिनको कोविड का एक वैक्सीन लगा हुआ है और ऐसे इंसान जिनको कोविड का दोनों डोज लगे हुए हैं, हम उनको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई का मतलब होता है अरेंज करना। हम उनको इंसानों को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं जिनको कोवैक्सीन लगी हुई है या जिनको कोविशील्ड लगी हुई है। यस सर। सो क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। It is nothing but the arrangement of organism। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट करते हैं बेस्ड अपॉन सम कैरेक्टर। सो इट इज बेस्ड, इट इज नॉट रैंडम क्लासिफिकेशन। ये कोई भी रैंडम क्लासिफिकेशन नहीं होता है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स पे बेस्ड अपॉन होता है। तो आपको पता ही है कि दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो इनको स्टडी करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, इसलिए हम इनको अरेंज करते हैं। और अरेंज करने से इनके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन पता चलेगा। हमको ये भी उसमें पता चल सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा कम बेनिफिशियल है। इज दैट वे? सो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के पहले किसी ने क्या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की है? यस सर। सो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वक्त में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश जरूर की है। इज दैट क्लियर? तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश किसने की है, तो वो है एरिस्टोटल। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म को। उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया। उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को एज अ टू ब्रांचेस में क्लासिफाई किया। जो पहला ब्रांच होता है उसको पूरे इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक है उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया, एनिमल को भी क्लासिफाई किया और उन्होंने प्लांट को भी क्लासिफाई किया। यस सर। आप ऐसा मत समझना कि उन्होंने क्लासिफाई किया एनिमल और प्लांट, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं। यस सर। बेसिकली एरिस्टोटल ने अपनी पूरी कोशिश की कि ये एनिमल को क्लासिफाई करेंगे एंड इन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट को। अब ये एरो जरा बराबर है। यस सर। पहले एरो इस हिसाब से था जैसे लगता था कि एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई किया, वो गलत आंसर है। पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लांट और एनिमल में जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे पहले लिनियस ने किया, कार्लस लिनियस ने किया। इज दैट क्लियर? सो एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया एनिमल को और एरिस्टोटल ने ही प्लांट को भी क्लासिफाई किया। जरा समझते हैं इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया एनिमल को। इन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया इस तरीके से कि ऐसे एनिमल जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट है और ऐसे एनिमल जिनके पास आरबीसी absent है। So he has classified
एनिमल्स विथ आरबीसी, एनिमल्स विथ आरबीसी, एनिमल विथ आरबीसी को इन्होंने नाम दे दिया एनेमा। क्या नाम दे दिया गया? एनेमा नाम दे दिया गया। और सेकेंड क्लासिफिकेशन इज एनिमल विदाउट आरबीसी, एनिमल्स विदाउट आरबीसी। तो जब इन्होंने एनिमल्स विदाउट आरबीसी क्लासिफाई किया गया तो उनको नाम उन्होंने दे दिया एनेमा। यस सर। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी होगी। एना वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, मैं जब भी जो भी मीनिंग आपको सिखाऊंगा इमीडिएटली आपको लेक्चर नोट्स में लिखना है। ये सारी बातें आपको लेक्चर नोट्स में लिखनी है और यही लेक्चर नोट्स आपका बाइबल बन जाएगा नीट को क्वालिफाई करने के लिए। अब मैं मीनिंग बताने जा रहा हूँ। जब भी मैं बायोलॉजी में किसी भी चीज का मीनिंग बताऊंगा तो आपको आपके नोटबुक पे यहाँ पे रेड लाइन होगी और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है, राइट? इज दैट क्लियर? ये स्पेस को हम लोग कभी भी यूज नहीं करते। यूजुअली हम यहाँ पे डेट लिखते हैं, कभी कभी हम यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखते हैं, कभी कभी दोस्त के मोबाइल फोन नंबर लिखते हैं, है ना? आपको यहाँ पे मीनिंग्स लिखने हैं। यस सर। इसको हम लोग ऊपर का स्पेस बोलते हैं या रेड रिबन के ऊपर का स्पेस है, यहाँ पे आपको मीनिंग लिखने हैं। फिलहाल मैंने आपको एक वर्ड का मीनिंग बताया, वो है एना। एना का मतलब होता है अपसेंट। आप लिख लीजिए मीनिंग। एना का मतलब होता है अपसेंट। यस सर। सो एरोबिक आपने सुना होगा और एनारोबिक सुना होगा। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के अपसेंट में। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर और आपको ये बात अच्छे से समझ में आई। यस सर। सो एनामिया का मतलब होता है अपसेंट ऑफ आरबीसी। यहाँ पे आरबीसी बिल्कुल भी नहीं होगा और एनिमल विथ आरबीसी को हम एनेमा बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एनिमल को क्लासिफाई किया हुआ है एनिमल विथ आरबीसी और एनिमल विदाउट आरबीसी। ठीक है। इन्होंने प्लांट को भी क्लासिफाई किया, इन्होंने प्लांट को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने प्लांट को भी क्लासिफाई किया। जब इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया तो इन्होंने बताया कि प्लांट को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हर्ब, दूसरा है श्रब। हर्ब्स, श्रब्स and there will be trees. So he has classified plants into herbs, shrubs and herb shrubs के बाद इन्होंने क्लासिफाई किया एज अ ट्रीज। तो आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि हर्ब्स का मतलब क्या होता है। हर्ब्स का मतलब होता है वेरी स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट। ठीक है। मतलब जैसे तुलसी का जो झाड़ है वो एक हर्ब माना जाएगा। जमीन में जो घास प्रेजेंट है उनको हम हर्ब्स मानेंगे। श्रब्स का मतलब होता है लार्जर देन दी हर्ब्स। सो लार्जर देन हर्ब्स, मतलब हर्ब्स से बड़े प्लांट को हम लोग श्रब्स कहते हैं। और ट्री इज गोइंग टू बी ऑलवेज वेरी लार्ज। तो श्रब में आप जैसे आप प्लांट ले सकते हैं, पेरू का प्लांट हो गया, वो श्रब में आप कंसीडर कर सकते हैं। देन अनार का जो झाड़ होता है वो आप श्रब में कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जिनमें बहुत ही ज्यादा मजबूत लकड़ी या बहुत ही ज्यादा मोटा स्टेम नहीं बनता है उसको हम श्रब्स कह सकते हैं और वो ज्यादा हाइट में नहीं पाए जाते हैं। कभी भी पेरू का झाड़ एकदम आसमान में बच्चे पत्थर से फेंक के पेरू तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको कभी भी नहीं दिखाई देगा। सो Aristotle classified animals into animal with RBC, without RBC, and plant into herbs, shrubs and tree. Herbs का मतलब very small tree, very small plant, जो जमीन के लेवल पे ही रहेंगे। उनसे बड़े shrubs और सबसे बड़े trees होते हैं। ट्री में मैंगो ट्री आ जाएगा, पीपल ट्री आ जाएगा। सो ट्री जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। सो एरिस्टोटल का ये क्लासिफिकेशन है। ये पहली कोशिश थी जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था और प्लांट को क्लासिफाई किया गया था। लेकिन अब तक किसी ने एरिस्टोटल के पहले पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया हुआ था। ये पहली जो कोशिश है वो सबसे पहले की गई थी
कार्लोस लिनियस के द्वारा। कार्लोस लिनियस ने इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको प्लांट किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया मतलब दो किंगडम में डिवाइड किया हुआ था। यस सर, इज दैट क्लियर? तो बंदे का नाम है कार्लोस लिनियस। कार्लोस लीनियस, कार्लोस लीनियस है। कार्लोस लीनियस है, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। जैसे जेनेटिक के जो फादर्स होते हैं, जेनेटिक के जो फादर हैं वो मेंडल है, जो आपने 10th में सीखा होगा या 9th में सीखा होगा। यस सर। तो उसी तरीके से कार्लोस लीनियस को हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। पक्का? इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं और इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ही हैज गिवन द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कार्लोस लिनियस के द्वारा इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनको दो किंगडम में क्लासिफाई किया हुआ है, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, सो ही हैज गिवन टू किंगडम system two kingdom system of classification two kingdom system of classification। और एज पर टू किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो है प्लांटे किंगडम, पहला किंगडम है प्लांटे, यस सर। और जो दूसरा किंगडम है उसको हम बोलते हैं एनिमेलिया, एनिमेलिया, है ना। 5 किंगडम नहीं आए, 2 किंगडम आए। ये शुरुआती मामला है, मतलब शुरुआत की कोशिश है और इसमें 2 ही किंगडम आते हैं, एक है किंगडम प्लांटे और एक है किंगडम एनिमेलिया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इस लेक्चर के बिगिनिंग में ही मैंने बता दिया हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। सो कभी भी क्लासिफिकेशन करते वक्त कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है इनके साइज के बेसिस पे, यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है इनके आरबीसी का होना या आरबीसी का नहीं होना के बेसिस पे। उसी तरीके से कार्लोस लिनियस ने क्लासिफाई किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यस सर। और वो है प्लांटे और एनिमल, और यहाँ पे भी कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व, यहाँ पे भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि कौन से कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैरेक्टर्स, जैसे कौन से कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन, और उनको क्लासीफाई करते वक्त कौन से कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया था, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ऐसा आई होप वीडियो में सीखने के लिए आप लोग सभी लोग तैयार हैं आगे। ओके, तो जरा सीखते हैं हम कि इनको कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं कि इनके के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो जो पहला कैरेक्टर यहाँ पे कंसीडर किया गया है वो होता है सेल वॉल। द फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। तो फर्स्ट कैरेक्टर है सेल वॉल। तो क्या प्लांट वो कहलाता है जिसके पास सेल वॉल आता है, और एनिमल वो कहलाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो के भी इसके पास सेल वॉल नहीं आता है। यस सर। सो प्लांटे विल हैव सेल वॉल, दे विल हैव सेल वॉल। मतलब हम प्यार से बोल सकते हैं कि सेल वॉल इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेल वॉल इज ऑलवेज गोइंग टू बी absent। प्लांट वो कहलाएगा जिसके पास सेल वॉल होगा, एनिमल वो कहलाएगा जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स। इनऑर्गेनिक
क्रिस्टल्स। अब सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनिक वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है और इनऑर्गेनिक जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है। 99% जो बच्चे होते हैं उनको जब पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है तो वो ये जवाब देते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली सही आंसर नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसके पास कार्बन कंपाउंड और इनऑर्गेनिक मतलब जिसके पास कार्बन कंपाउंड नहीं रहेगा, तो ये गलत आंसर है। यस सर। तो इस गलत आंसर को भूल जाइए सबसे पहले। वक्त आ गया है कि आप मीनिंग लिखेंगे रेड रिबन में। ऑर्गेनिक का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन हाइड्रो नॉन हाइड्रोकार्बन। यस सर। इसका मतलब ऑर्गेनिक का मीनिंग आप लिख लीजिए रेड रिबन में। यस सर। एवरीबडी हैव टू शो मी द नोट्स। यस सर। तो मीनिंग लिखा होना चाहिए, आई विल सी दैट। ऑर्गेनिक का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन हाइड्रोकार्बन। यस सर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि CO2 बचपन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। क्योंकि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल because it does not have because it does not have carbon, it does not have hydrogen। कार्बन तो है इसके पास। ऑर्गेनिक वो कहलाता है जिसके पास हाइड्रोजन के साथ कार्बन फ्री में आता है। इनऑर्गेनिक वो कहलाता है जिसमें हाइड्रोजन रहेगा तो कार्बन नहीं रहेगा और जब कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। जैसे वाटर भी एक एग्जाम्पल है, इसके पास हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं, इसलिए आज ये इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब ये भी इनऑर्गेनिक। सुपर, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। ऑर्गेनिक का मतलब होता है C6H12O6, जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और हम सभी को बचपन से ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से सिखाया गया है। C6H12O6, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है। सो ये बिल्कुल तरीके से साइंटिफिक तरीके से ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या बात है ना। तो आई होप आपने ये सब लिख दिया हुआ है। तो इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है। कैल्शियम के सॉल्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट में हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है ना। तो कैल्शियम ऑक्सलेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ और ये प्लांट में प्रेजेंट होता है बट एनिमेलिया में ये अब्सेंट होता है। तो हमको यहाँ पे लिखना है इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। यस सर। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में रहता है। देन एनिमल में हम लिखेंगे कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी absent। ठीक है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी absent। एनिमल में ये नहीं प्रेजेंट रहता है, एनिमल में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी absent। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी, जो लोग आप देख रहे हैं, है ना। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि अगले पॉइंट्स के बारे में। अगला पॉइंट हम लोगों को नो वी नीड ए स्पेस, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे स्ट्रेच आउट कर लेते हैं। गुड। तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में बात करने। जो थर्ड पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसा होता है प्लांट में। प्लांट वो कहलाएगा जिसमें अनलिमिटेड तरीके से ग्रोथ होता है। प्लांट अपने लाइफ में ग्रो होते रहते हैं। यस सर। मतलब सर्दी आएगी, पतझड़ आएगा, पत्ते गिरेंगे, फिर अगले मौसम में बरसात में पत्ते फिर से आ जाएंगे। वेरी कूल। सो प्लांट इज गोइंग टू शो अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ यहाँ पे पाया जाता है बच्चों। यस सर। और जब हम एनिमल के बारे में, तो आपकी हाइट है वो 18 साल की उम्र तक ही बढ़ेगी।
18 साल के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती, हम मोटे हो सकते हैं, हम पतले हो सकते हैं, लेकिन हमारी हाइट नहीं बढ़ती। सो लिमिटेड देयर इज अ लिमिटेड ग्रोथ, देयर इज अ लिमिटेड ग्रोथ। देन देयर इज अ नंबर 4 पॉइंट, और वो होता है सेंट्रल वाटर वैक्यूल। सेंट्रल वाटर वैक्यूल, यस सर। क्या होता है सेंट्रल वाटर वैक्यूल, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको मालूम है कि अगर अगर ये प्लांट सेल है, अगर ये प्लांट सेल है, तो इसके सेंटर में पानी की थैली होगी, वाटर वैक्यूल बोलते हैं हम इसको। वैक्यूल वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है बैग, इसका मतलब होता है बैग। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग होता है, प्लांट सेल के एग्जैक्टली सेंटर में रहता है, और ये प्लांट सेल की स्टार प्रॉपर्टी है। एनिमल में वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल वाटर वैक्यूल नहीं पाया जाता है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी absent, है ना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी absent। तो सेंट्रल वाटर वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे absent है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 5वें पॉइंट्स की तरफ, यस सर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और वो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ सेंस ऑर्गन, है ना, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन है, फिर इसमें मसल्स हैं, है ना, और फिर इसमें नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। तो हमारा आप सभी से सवाल है कि सेंस ऑर्गन, मसल्स, नर्वस टिश्यू, ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होंगी और कहाँ पे एब्सेंट होंगी। तो आपको पता होना चाहिए, प्लांट के पास न नर्वस टिश्यू होता है, न कोई मसल्स होता है, न उसके पास कोई भी सेंस ऑर्गन होते हैं। हमारे पास नाक है, आँख है, कान है, स्किन है, ये सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सेंस करते हैं। ओके, देन हमारे पास मसल्स भी प्रेजेंट है। तो हमको एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट, यहाँ पे हमको लिख देना है प्रेजेंट, आई एम सॉरी, हमको यहाँ पे लिखना है absent, इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट पुश इट, सॉरी, हमको यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड आई थिंक हम यहाँ पे लिख देंगे अपसेट। प्लांट में सेंस ऑर्गन अब्सेंट रहेंगे, मसल्स अब्सेंट रहेगा, नर्वस टिश्यू अब्सेंट रहेगा। एनिमल्स में ये सारी चीजें क्या होंगी बच्चों, प्रेजेंट रहेंगी। यस सर, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग मूव ऑन होते हैं नंबर 6 पॉइंट के बारे में बात करने। नंबर 6 पॉइंट है फूड मैन्युफैक्चर, फूड मैन्यू फूड मैन्युफैक्चर, फूड मैन्युफैक्चर। तो क्या ये फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं प्लांट? क्या प्लांट मैन्युफैक्चर करना मतलब होता है सिंथेसिस करना, अपना खाना खुद बनाना। तो क्या प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं? मैंने ऐसा सुना है, प्लांट वो कहलाते हैं जो ग्रीन कलर में नजर आते हैं, लाइट आते ही वो अपना खाना बनाते हैं। प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। इसका मतलब होता है कि प्लांट कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड। सो फूड मैन्युफैक्चर, प्लांट क्या करते हैं, दे विल डू फोटोसिंथेसिस। यस, हम लिखेंगे यहाँ पे, और हम लिखेंगे दे विल सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। यस, और ऑब्वियसली एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। यस सर, ये प्लांट ऐसा कर सकते हैं, एनिमल ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज आपको पता है अच्छे से, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एंड दिस पिगमेंट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली absent। सो ये नो, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। एनिमल्स अपना खाना कभी भी खुद नहीं बना पाते, इसीलिए तो ये दूसरों पे डिपेंड हो जाते, इसीलिए तो ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये पर्टिकुलर पॉइंट है वो भी आपको क्लियर है। 6 के बाद जो भी आएगा वही 7 कहलाएगा।
7वां पॉइंट है रिजर्व फूड मटेरियल। सो आपको समझ में आना चाहिए कि फूड रिजर्व फूड प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रेजेंट होता है। प्लांट में स्टार्च होता है। जब हम चावल खाते हैं तो उसमें स्टार्च मिलता है। चावल एक वेजिटेबल है, मतलब प्लांट है ना? तो वेजिटेबल है मतलब प्लांट है, यस सर। सो इसमें स्टार्च पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, देयर इज अ ग्लाइकोजन। हम लोग हमारे लीवर और मसल सेल में, लीवर एंड मसल सेल में हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, वी आर गोइंग टू फॉर्म, व्हाट वी आर गोइंग टू फॉर्म, हम ग्लाइकोजन बनाते हैं। आपने ये सुना ही होगा, ग्लाइकोजन हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है। एंड this starch is going to be the reserve food of plant. ये प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज अगेन वेरी क्लियर। यस सर, आप यस बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, जैसा आपको लगे वीडियो। 7 के बाद 8 पॉइंट पे फोकस करते हैं, किसके ब्रांच होंगे और किसके ब्रांच नहीं होंगे। सो फोकस कीजिए यहाँ पे, ये जो ब्रांच है, ब्रांच नाम की चीज प्लांट में प्रेजेंट होगी तो हमको लिखना है यस, है ना। तो आपको मालूम ही है प्लांट ऐसे उगेगा, फिर इसके ऐसे ब्रांच होंगे, ऐसे ब्रांच होंगे, फिर ये ऐसे उगेगा, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांचेस होते जाएंगे। एनिमल में कोई ब्रांच नहीं होता है, वी डोंट हैव ब्रांच, है ना, वी हैव अ सिंगल कंप्लीट बॉडी। पक्का? तो यहाँ पे दूसरा ब्रांच निकल रहा है, दूसरी आंख निकल रही है, दूसरे हाथ निकल रहे हैं, कान निकल रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोगों में नहीं पाया जाता है या एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। कैसे? सो यस लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नो। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। 8 के बाद हम लोग 9 पॉइंट पे फोकस करने जा रहे हैं इस समय, 9 पॉइंट पे। और ये जो 9 पॉइंट है वो है लोकोमोशन। क्या ये लोकोमोशन है? लोकोमोशन प्लांट नहीं शो करते हैं, नो आएगा। लोकोमोशन का मतलब होता है अपना पोजीशन बदलना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। तो प्लांट ये काम बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल ये काम जरूर करते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोकोमोशन में लिखेंगे नो और यहाँ पे हम लिखेंगे यस, दे विल शो द लोकोमोशन। Then we are going to talk about the point number 10, and 10 is a very important point, response to external stimuli। क्या है पॉइंट का नाम है, टाइटल है, कैरेक्टर का नाम है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, है ना, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि स्टिमुलस क्या है। आपको खाली समझना नहीं है, आपको इसकी मीनिंग भी लिखनी है। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एनी सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप ये मीनिंग लिख लीजिए, ये अभी मिट जाएगा। एनी चेंज इन सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, इसी को हम स्टिमुलस बोलते हैं। इस समय आप जहाँ पे भी हैं, आपके सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हो जाए, एसी चालू है एसी बंद हो जाए, फैन चालू है फैन फास्ट हो जाए, फैन फास्ट है फैन स्लो हो जाए, बरसात आ जाए बरसात नहीं आए, एक्स्ट्रा धूप आ जाए धूप नहीं आए, विंडो ओपन हो जाए विंडो खुल जाए, दरवाजा ओपन है दरवाजा क्लोज हो जाए, एनी टाइप ऑफ चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। पक्का? ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को हम स्टिमुलस कहते हैं। और जब कभी भी कोई भी स्टिमुलस होता है तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करते हैं। यस सर, जब कोई भी स्टिमुलस होता है तो उसके पहले हम स्टिमुलस के पहले, स्टिमुलस जब भी होता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं ना। तो एनी चेंज इन सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ, any change in the surrounding of an organism is called as a stimulus। और स्टिमुलस के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं।
अगर ठंडी आ गई तो हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं स्वेटर पहन के। अगर हाथ में पानी गिर गया है तो हम उसको पोंछ के हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वहां से धूप आ रही है तो हम आंखें बंद कर देते हैं। इज दैट क्लियर? अगर स्मेल गंदी है तो आप नाक बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर देते हैं। यू अंडरस्टैंड? अगर आंखों में कोई कंकड़ या पत्थर या मॉस्किटो चला गया है तो हम आंख बंद कर लेते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वेरी गुड। तो स्टिमुलस का मतलब आपने लिख लिया हुआ है। तो कौन रिस्पॉन्ड करता है? एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं या प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के? तो इसका सही जवाब होगा कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल भी रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने छुई मुई प्लांट का नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। वाह वाह, क्या बात है! टच मी नॉट प्लांट को टच किया तो वो श्रिंक हो जाता है, और टच नहीं किया तो वो ओपन हो जाता है। यस सर। लेकिन दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, लेकिन जो प्लांट होते हैं दे रिस्पॉन्ड, प्लांट रिस्पॉन्ड, है ना, स्लोली, थोड़ा स्लो तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मेरे पास लाइट आई तो मैं इमीडिएटली आंख बंद कर दूंगा, है ना। अगर प्लांट के पास लाइट आई तो वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब रिस्पॉन्ड तो करेगा लेकिन दैट रिस्पॉन्ड स्लोली। एंड एनिमल रिस्पॉन्ड क्विकली, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये स्लोली है और ये क्विकली है। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको ये बताया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमल, पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई करता है, और उसका क्या क्या सिग्निफिकेंट होता है वो भी हमने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम इस समय जो भी आपने सीखा, क्या ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है? मतलब इज इट वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड सिस्टम? तो इसका जवाब हमें देना पड़ेगा, और इसका जवाब देने के लिए हमको फोकस करना पड़ेगा कि क्या डिसएडवांटेज है या क्या ड्रॉबैक है इस सिस्टम के। मतलब ये जो सिस्टम है इस समय जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में हम लोग इस समय चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द डिसएडवांटेज। यस सर। हम लोग इस समय डिसएडवांटेज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस राइट अ टाइटल हियर, द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो सिस्टम है टू किंगडम, ये पूरे ऑर्गेनिज्म में इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारी पृथ्वी पे, और इसको ये खाली दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके मतलब ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। इसमें ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यस सर। दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, आप जरा ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। आगे के वीडियोस में, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एग्जैक्टली में क्या होता है, आने वाले फ्यूचर वीडियोस में। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया is classified
in kingdom Plantae is classified in kingdम Plantae। इनको किंगडम प्लांटे में क्लासिफाई किया हुआ है। क्या बात है, ध्यान से समझिए आप। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इन किंगडम प्लांटे। इनको किंगडम प्लांटे में क्लासिफाई किया हुआ है। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब ये बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? क्योंकि प्लांट जो खुद होता है, द प्लांट इटसेल्फ, जो प्लांट होता है वो खुद में यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपने बचपन में 8 या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ऑब्वियसली मैं आगे के वीडियोस में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप जस्ट सुन लीजिए कि प्लांट एक यूकैरियोटिक है और ये जो बैक्टीरिया होता है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, प्लांट एक यूकैरियोटिक है जबकि बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है। अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। ड्रॉबैक क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो अलग ऑर्गेनिज्म को हमने एक ही किंगडम कॉल किंगडम प्लांटे में क्लासिफाई किया। ये अच्छी बात नहीं होगी। यस सर, बोथ आर क्लासिफाइड, both are classified in kingdom, both are classified in kingdom Plantae। ऐसा किंगडम प्लांटे में दोनों को क्लासिफाई किया गया है। यस, बोथ आर क्लासिफाइड इन किंगडम प्लांटे। तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इट इज नॉट अ गुड थिंग। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया ये बात आपको, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू किंगडम एनिमलिया। लेकिन क्लासिफाई किया क्यों है? नीट अगर आपको पूछेगा कि बैक्टीरिया प्लांट के नजदीक है या एनिमल के नजदीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। अगर आपसे नीट पूछता है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो किसके नजदीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्लांटे के, प्लांट किंगडम के नजदीक है या एनिमल के नजदीक है, तो आपको जवाब देना है कि वो प्लांट के नजदीक है। बैक्टीरिया इज क्लोज टू दी प्लांट। बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज क्लोज टू प्लांटे, प्लांटे या प्लांटे के नजदीक है। क्यों? वाई वाई because both have cell wall because both have cell wall। दोनों के पास बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट जब हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया तो हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था वो है सेल वॉल। तो बैक्टीरिया को प्लांट में क्लासिफाई किया हुआ है। क्यों क्लासिफाई किया हुआ है? क्योंकि वो है, क्या है वो? प्लांट है, वो प्लांट है, इसलिए उसको उसमें क्लासिफाई किया हुआ है। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर एंड द बैक्टीरिया इज क्लोज टू द प्लांटे। व्हाई? बिकॉज बोथ हैव सेल वॉल, है ना? तो ये बुरी बात है, क्योंकि ये बुरी बात इसलिए है क्योंकि जो प्लांट है, ये जो प्लांट है वो एक यूकैरियोटिक सेल है और ये जो बैक्टीरिया है इट इज ऑलवेज अ प्रोकैरियोटिक सेल। और ये अच्छी बात नहीं होगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक ही घर में या एक ही बॉक्स में रखा जाए। तो ये पहला पॉइंट था जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो कि हमने आपको समझाया हुआ है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में। सेकंड डिसएडवांटेज है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम फंगाई को हमने प्लांट में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम फंगाई इज classified
fungi is classified into plantae। अगर पूछा जाए why, तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। इसका जवाब ये है कि ये जो फंगाई है और प्लांट है, यस, बोथ हैव सेल वॉल, बोथ हैव सेल वॉल, दोनों के पास सेल वॉल है, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बना पाता है, लेकिन फंगाई अपना खाना कभी भी नहीं बना पाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक है, और हमारा जो फंगाई है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। यस, हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक है, और हमारा जो फंगाई है वो नॉन फोटोसिंथेसिस है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो इनको क्लासिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी कि आप एनिमल को क्लासिफाई करते हुए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक ही डब्बे में रख दें। ये अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए इस सिस्टम को भी हम टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ये फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस नहीं करता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस को कंसीडर नहीं करता है। इसीलिए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अब आता है, यस सर, अब आता है अगला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। हमने ये 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया था। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। यस सर, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ के जो पॉइंट्स हैं इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं। यस सर, ताकि आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकें। अब हम थर्ड पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस सर, थ्री किंगडम। यस सर, थ्री किंगडम। यस सर, ये जो थ्री किंगडम है, ये सबसे पहले किसने दिया हुआ है? ये हैकल ने दिया हुआ है। हैकल साइंटिस्ट का नाम है, अच्छे से समझ लीजिए। हैकल ने ये थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और इन्होंने ये दिया हुआ है 1866 में। कब दिया हुआ है उन्होंने? 1866 में इन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू हैकल, हैकल ने एक तीसरा किंगडम दिया हुआ है, और एक नया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। देखो, थ्री किंगडम है मतलब दो किंगडम पहले से हैं, जो कि कार्लस लिनियस ने दिया हुआ था। दैट इज किंगडम प्लांटे, दूसरा किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पे तीन किंगडम है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे किंगडम प्लांटे तो पहले से ही रहेगा, एनिमेलिया भी पहले से रहेगा, एंड यहाँ पे प्रोटिस्टा यहाँ पे एक नया वाला किंगडम आ गया है, और इसके बारे में आपको यहाँ पे सीखना है। तो प्रोटिस्टा में किसको क्लासिफाई किया हुआ है? प्रोटिस्टा में उन जानवरों को क्लासिफाई किया हुआ है, या उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया हुआ है। यस सर, प्रोटिस्टा में उन जानवरों को, उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया हुआ है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। क्या बोला मिश्रा सर ने? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा इज अ न्यू kingdom where it is a new kingdom where it is a new kingdom where क्या बोलना है हमको? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अभी भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया हुआ है। टू थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हैकल ने तीसरा किंगडम दिया और उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया। दुनिया में जो भी यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है वो अब प्रोटिस्टा में चला जाएगा। जैसे जब दो किंगडम आया था तो तब अमीबा और पैरामीशियम को एनिमल में रखा गया था, लेकिन अब तीसरा किंगडम आने के बाद प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है। यस सर, तो क्या चेंजेस आए, पहले क्या चेंजेस आए तीन किंगडम आने के बाद, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। यस सर, तीन किंगडम आने के बाद चेंजेस अकर आफ्टर थ्री किंगडम। आफ्टर थर्ड किंगडम लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आफ्टर थर्ड किंगडम आने के बाद क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो नंबर वन चेंज ये आ गया कि अमीबा एंड प्रोटोजोआ, अमीबा एंड प्रोटोजोआ नहीं दे, हाँ या प्रोटोजोआ भी हो सकता है, इनको प्रोटोजोआ ही बोलते हैं हम, लेकिन हम लिखेंगे पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम मोशियम आर ब्रिंग इन, ब्रिंग नहीं आएगा, ब्रॉट आएगा, ब्रॉट फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया टू किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज आप याद रख लेना, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है। अमीबा और पैरामीशियम को अगर क्लासिफाई करना है आज, तो आप उसको किसमें पढ़ेंगे, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। लेकिन अगर नीट ने पूछा कि पहले इनको किसमें क्लासिफाई किया गया था, तो आप एनिमेलिया याद रखिए, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। दूसरा जो चेंज आया ये किंगडम आने के बाद वो ये है कि क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास, ये दो फोटोसिंथेटिक करने वाले ऑर्गेनिज्म है और इनको हमने रखा था प्लांट में। जब तीसरा किंगडम आया और तीसरे किंगडम में बोला गया कि जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है वो प्रोटिस्टा में आ जाइए, तो क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास both brought to किंगडम प्रोटिस्टा। दोनों को किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको, दोनों को किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। यस सर, सो अमीबा पैरामीशियम को एनिमेलिया से निकाल के प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास को जो इसके पहले बिफोर, यस सर, ये बिफोर पहले किस में थे, बिफोर देवर इन किंगडम प्लांटे, तो किंगडम प्लांटे से निकाल के इनको डाल दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर। क्या रीजन था, एक ही रीजन था, और वो रीजन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यस सर, आपको 3 बार बोलना होगा
यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक। यस सर, जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होगा वो इसी में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। यस सर, तो आई थिंक थर्ड किंगडम भी मैंने आपको बता दिया हुआ है और ये प्रोटिस्टा है। ऑब्वियसली थर्ड किंगडम पे बात यहाँ पे रुक नहीं पाती है और एक और किंगडम आता है, क्योंकि अभी भी प्रोकैरियोटिक को एक अच्छी जगह नहीं मिली हुई है। अभी भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किंगडम प्लांटे के अंदर ही है। तो हमको क्या करना होगा, हमको इन प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर को, बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटे से निकालना होगा और इनको एक नया किंगडम देना होगा ताकि वो पीसफुली उस किंगडम में रह सके। क्या बात, क्या बात है। सो मेरे प्यारे बच्चों, देयर इज अ फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम लोग आई थिंक ये 3 था। अब 3 के बाद हम जा रहे बात करने नंबर 4। यस सर, नंबर 4 है, इट्स अ किंगडम फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, वो किसने दिया था? हैकल ने दिया था। अब ये किंगडम, फोर्थ किंगडम किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय कोपलैंड। किसने दिया? कोपलैंड ने दिया और ये 1956 में दिया। ठीक है, कोपलैंड ने एक नया किंगडम दिया एंड कोपलैंड क्रिएटेड न्यू किंगडम, क्रिएटेड न्यू किंगडम। और ये जो न्यू किंगडम है उसका नाम दे दिया गया था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा इसका नाम दे दिया गया था। और इस किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यस सर, तो इस किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया था। सो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इस किंगडम में डाल दिया गया था। क्या नया चेंज आया? नाउ नया चेंज ये हुआ, मतलब चौथा किंगडम, फोर्थ किंगडम आने के बाद क्या चेंजेस आया? फोर्थ किंगडम आने के बाद ये चेंज आया कि नाउ ऑल प्रोकैरियोटिक organisms, all prokaryotic organism known, all prokaryotic organism known in kingdom मोनेरा, ये किंगडम मोनेरा में क्लासिफाई हो गए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा लगा जान के कि सारे दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं उनको अपना घर मिल गया, उनको एक अपना खुद का किंगडम मिल गया और वो किंगडम का नाम हो गया किंगडम मोनेरा। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक सीखते हैं और जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में और ये क्लासिफिकेशन किस कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया गया था, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप बने रहिए इस अगले वीडियो में। यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।